नमस्कार। आज हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक बहुत ही जरूरी कानून पर बात करने वाले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या जिसे आईटी एक्ट 2000 भी कहते हैं। हमारे एक श्रोता ने इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत भेजे हैं जिनमें विजय सेन शर्मा जी का संकलित दस्तावेज भी शामिल है। काफी विस्तार से समझाया है उन्होंने। हम सब ऑनलाइन हैं, मतलब शॉपिंग करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, बिल भरते हैं, ऑफिस का काम भी। पर ये जो डिजिटल दुनिया है, इसके पीछे कौन से नियम काम करते हैं, कभी सोचा है? हमारे ऑनलाइन अधिकार क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं? बिल्कुल सही सवाल है। और ये आईटी एक्ट 2000 ही आप कह सकती हैं वो बुनियाद है जिस पर हमारा ये डिजिटल ढांचा खड़ा है। जब ये कानून आया था ना, तो इसका मकसद था ऑनलाइन लेन देन, मतलब ई कॉमर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको कानूनी मान्यता देना, ताकि वो जो पुरानी कागज वाली दुनिया के कानून थे वो यहाँ भी लागू हो सकें। और हाँ, साथ ही साइबर अपराधों से निपटने का एक फ्रेमवर्क भी ये तैयार करता है। तो आज हम स्रोतों के आधार पर इसी कानून की कुछ मुख्य बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर देर किस बात की? आइए इस कानून के जरूरी पहलुओं को खंगालते हैं। देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या जानना अहम है। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों। स्रोत इशारा करते हैं कि 2000 के आसपास जब इंटरनेट और ई कॉमर्स का चलन बढ़ने लगा, तो एक बड़ी दिक्कत सामने आई। हमारे ज्यादातर कानून जो थे वो कागजी दस्तावेजों और हाथ से किए गए हस्ताक्षरों पर आधारित थे, है ना? एकदम सही। आप कल्पना कीजिए, बिना कानूनी मान्यता के ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता, है ना? या ईमेल को सबूत कैसे माना जाता? इसीलिए इस एक्ट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, जिन्हें पहले डिजिटल सिग्नेचर कहते थे, उनको कानूनी जामा पहनाना। एक्ट की धारा 4 और 5 इसी बारे में है। इसने ही ऑनलाइन लेन देन और ई गवर्नेंस का रास्ता खोला है। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इसके लिए कई पुराने कानूनों में भी बदलाव करने पड़े। अच्छा, जैसे जैसे? इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, आरबीआई एक्ट वगैरह, ताकि वो डिजिटल दौर के साथ क्या कहते हैं, कदम मिला सकें। अच्छा अच्छा, कानून को समझने के लिए कुछ खास शब्दों का मतलब जानना भी जरूरी होता होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये क्या भला है? हाँ, आसान भाषा में कहें तो कोई भी डेटा, टेक्स्ट, आवाज या तस्वीर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाई जाए, भेजी जाए या स्टोर की जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जैसे आपका ईमेल हो गया, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या फोन में सेव की हुई फोटो, ये सब। और हाँ, एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या हमारा मोबाइल फोन भी कंप्यूटर माना जाएगा इस एक्ट के तहत? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आजकल तो सब कुछ फोन पर ही है। बिल्कुल। और स्रोतों में एक कोर्ट केस का जिक्र है, सैयद आसिफुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005। उसमें यही सवाल उठा था और कोर्ट ने कहा कि हाँ, सेल फोन भी एक कंप्यूटर है। अच्छा, क्योंकि उसमें भी प्रोसेसर होता है, वो डेटा प्रोसेस कर सकता है। इसी तरह एक्ट में एक्सेस है, मतलब किसी सिस्टम तक पहुंचना। इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थ। जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये कंपनियां जो दूसरों का कंटेंट होस्ट करती हैं ना। फिर साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, ऐसी कई परिभाषाएं हैं जो एक्ट को समझने के लिए जरूरी हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ है कि अब सरकारी दफ्तरों में भी मान लीजिए अर्जी देनी है या कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज की जरूरत नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। एक्ट की धारा 6 और 6A इसी की इजाजत देती है। सरकार और उसकी एजेंसियां अब कानूनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज स्वीकार कर सकती हैं, लाइसेंस या परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी कर सकती हैं और फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ले सकती हैं। स्रोत बताते हैं कि सरकार इसके लिए नियम भी बना सकती है। नियम किस तरह के? कि भी किस फॉर्मेट में दस्तावेज जमा होंगे या फीस कैसे दी जाएगी, ये सब। यहाँ तक कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अधिकृत कर सकती है। अच्छा। हाँ, जो ये ई गवर्नेंस सेवाएं लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। और इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखने के भी नियम होंगे, जैसे पुराने कागजात संभालते हैं। और क्या सरकारी घोषणाएं भी अब ऑनलाइन हो सकती हैं, मतलब अखबार या गैजेट का इंतजार नहीं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके नियम बताती है। ठीक वैसे ही जैसे कागजी रिकॉर्ड्स के लिए नियम होते हैं। और धारा 8 के तहत हाँ, अब सरकारी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक गज़ेट में भी प्रकाशित हो सकती हैं,
जिससे जानकारी लोगों तक ज्यादा तेजी से पहुंचती है। ये सब वाकई बहुत सुविधाजनक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की थी। इन्हें सुरक्षित कैसे माना जाता है? मतलब क्या कोई भी डिजिटल साइन मान्य हो जाता है? कैसे पता चलेगा कि ये असली है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्ट की धारा 14 और 15 सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की बात करती हैं। सुरक्षित होने का मतलब है कि उन पर कुछ खास सुरक्षा प्रक्रियाएं, जिन्हें सिक्योरिटी प्रोसीजर्स कहते हैं, वो लागू की गई हैं, जिनकी पुष्टि हो सके कि हाँ, ये छेड़छाड़ नहीं हुई है और ये उसी व्यक्ति का है जिसका बताया जा रहा है। ये प्रक्रियाएं क्या होंगी, ये तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है धारा 16 के तहत, और स्रोतों में एक्ट की दूसरी और तीसरी अनुसूची का जिक्र है। अच्छा, उनमें क्या है? उनमें काफी विस्तार से तकनीकी और ऑपरेशनल सुरक्षा मानकों के बारे में बताया गया है, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा, पासवर्ड मैनेजमेंट वगैरह। इनका पालन करना जरूरी होता है। तो ये सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी कौन करता है? मतलब हम कहाँ से बनवा सकते हैं ये? हाँ, इसके लिए कुछ भरोसेमंद संस्थाएं होती हैं। एक्ट में उन्हें प्रमाणन प्राधिकारी या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कहा गया है। आप इन्हें डिजिटल दुनिया का एक तरह से नोटरी समझ सकती हैं। अच्छा, नोटरी जैसा? हाँ, काफी हद तक। उनका काम होता है आपकी पहचान सत्यापित करके आपको इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जारी करना। ये धारा 35 में है, और इन सीएस को लाइसेंस देने और उन पर निगरानी रखने का काम नियंत्रक का होता है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। यानी एक रेगुलेटर है इन पर? जी हाँ, धारा 17, 18, 21, 24 में नियंत्रक की भूमिका बताई गई है, और अगर कोई सीए नियमों का पालन नहीं करता तो नियंत्रक उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द भी कर सकता है। धारा 25, 26, जरूरत पड़ने पर सीए अपना लाइसेंस सरेंडर भी कर सकते हैं या नियंत्रक उनके सर्टिफिकेट को रद्द कर सकता है। धारा 33, 38। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, अपराध और सजा। डिजिटल दुनिया है तो जाहिर है नए तरह के अपराध भी होते होंगे। स्रोत किन अपराधों का जिक्र करते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक्ट का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं साइबर अपराधों और उनके दंड से जुड़ा है। इसमें कई तरह के गलत कामों को शामिल किया गया है, जैसे एक है कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़, धारा 65। टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स कोड, वो जो कंप्यूटर की भाषा होती है। हाँ, वही, जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है। अगर कोई जानबूझकर उसे छिपाता है, मिटाता है या बदलता है तो ये एक अपराध है। और हैकिंग, ये शब्द तो हम बहुत सुनते हैं। बिल्कुल, एक्ट में इसे धारा 66 के तहत कवर किया गया है। इसका मतलब है किसी कंप्यूटर सिस्टम में बिना इजाजत घुसकर उसे नुकसान पहुंचाना या उसमें जो जानकारी है उसे चुराना, मिटाना या बदलना। इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। स्रोतों में तो और भी कई अपराधों की लिस्ट लगती है, काफी लंबी। हाँ, लिस्ट लंबी है, और ये दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में कितने अलग-अलग तरीकों से अपराध हो सकते हैं। जैसे पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, धारा 66C। मतलब किसी और का पासवर्ड वगैरह इस्तेमाल करना। हाँ, किसी और के पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर या पहचान से जुड़ी दूसरी जानकारी चुराकर इस्तेमाल करना। फिर है भेस बदलकर धोखा देना, चीटिंग बाय पर्सनेशन, धारा 66D। ये क्या है? मतलब कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके खुद को कोई और बताकर धोखा देना, ऑनलाइन फ्रॉड जिसे कहते हैं। फिर निजता का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, धारा 66E। किसी के निजी पलों की तस्वीरें उसकी सहमति के बिना लेना, प्रकाशित करना या भेजना। और एक बहुत गंभीर अपराध है साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म, धारा 66F। साइबर आतंकवाद? हाँ, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके देश की सुरक्षा, एकता या संप्रभुता को खतरा पहुंचाना या लोगों में दहशत फैलाना। बाप रे, इसके लिए सजा क्या है? ये बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास? अच्छा, और क्या है लिस्ट में? इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना, धारा 67, या बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री बनाना या शेयर करना, वो धारा 67B है जो बाद में जोड़ी गई और पॉक्सो एक्ट के साथ मिलकर काम करती है। ये भी गंभीर अपराध हैं और बार बार ऐसे अपराध करने पर सजा और जुर्माना दोनों बढ़ जाते हैं। किसी की गोपनीय जानकारी को गलत तरीके से जाहिर करना,
धारा 72 या कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर पर्सनल जानकारी लीक करना, धारा 72A, ये भी दंडनीय है। एक मिनट, स्रोत में धारा 66A का भी जिक्र है, हाँ। जो कंप्यूटर या मोबाइल से आपत्तिजनक या परेशान करने वाले संदेश भेजने से जुड़ा था। लेकिन साथ ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। ये क्या मामला था? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है और स्रोत बिल्कुल सही कह रहे हैं। धारा 66A काफी विवादित थी। 2015 में एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला था, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी धारा को ही रद्द कर दिया। पूरी धारा रद्द कर दी? क्यों? कोर्ट का मानना था कि इस धारा में जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, जैसे ग्रॉसली ऑफेंसिव यानी घोर आपत्तिजनक या अनोयंस यानी परेशानी, ये इतने अस्पष्ट और ढीले ढाले थे कि इनका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता था। कोई तय परिभाषा नहीं थी। इससे लोगों की बोलने की आज़ादी, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)A में है, उस पर गलत असर पड़ रहा था। कोर्ट ने कहा कि ये धारा अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वाजिब प्रतिबंधों के दायरे में भी नहीं आती। वाजिब प्रतिबंध जैसे देश की सुरक्षा, मानहानि, लोक व्यवस्था वगैरह। कोर्ट ने कहा 66A इन दायरों से बाहर जाती है, इसलिए इसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया गया। अच्छा, तो मतलब अब कोई इस धारा के तहत सजा नहीं दे सकता, चाहे किसी को संदेश कितना भी बुरा क्यों ना लगे? ये तो बोलने की आजादी के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला था फिर। निश्चित रूप से इसने ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को काफी हद तक स्पष्ट किया। चलिए अब मध्यस्थों पर आते हैं। इंटरमीडियरीज, मतलब फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी कंपनियां। अगर कोई इनके प्लेटफॉर्म पर कुछ गैर कानूनी पोस्ट कर दे, तो क्या ये कंपनियां जिम्मेदार होंगी? इनका क्या रोल है? ये एक बहुत अहम सवाल है और एक्ट की धारा 79 इसी से जुड़ी है। ये धारा इन मध्यस्थों को एक तरह की कानूनी ढाल देती है, जिसे सेफ हार्बर कहते हैं। सेफ हार्बर मतलब आमतौर पर वे किसी तीसरे पक्ष यानी यूजर द्वारा डाली गई जानकारी या डेटा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। लेकिन ये ढाल हमेशा मिलती है क्या, या कोई शर्तें हैं? नहीं, ये शर्तिया है। स्रोत बताते हैं कि ये सुरक्षा तभी मिलेगी जब मध्यस्थ को जिम्मेदारियां निभाएं, जिसे उचित सावधानी बरतना कहते हैं, ड्यू डिलिजेंस। इसमें शामिल है अपने प्लेटफॉर्म के नियम कानून, प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट, ये सब प्रकाशित करना, यूजर्स को बताना कि भाई गैर कानूनी कंटेंट मत डालो, और सबसे जरूरी, सरकार या अदालत से आदेश मिलने पर गैर कानूनी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी ये कानूनी ढाल खो सकते हैं, फिर वो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। स्रोत में 2021 के नए मध्यस्थ दिशा निर्देश का भी जिक्र है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस 2021। क्या इनसे कुछ बदला ही? ये सेफ हार्बर वाली बात बदली है? हाँ, 2021 के नियम जो आईटी एक्ट के तहत ही बनाए गए हैं, उन्होंने मध्यस्थों की जिम्मेदारियों को और बढ़ाया है, खासकर उन बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए जिन्हें महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ कहा गया है, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। ये कौन है? जिनका यूजर बेस एक तय सीमा से ज्यादा है, सरकार ने सीमा तय की है। स्रोत बताते हैं कि इन नियमों के तहत अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भारत में कुछ अधिकारी नियुक्त करने होंगे, जैसे एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल संपर्क व्यक्ति, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, और एक शिकायत निवारण अधिकारी, रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। ये सब भारत में होने चाहिए। उन्हें शिकायतों के निपटारे के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। और एक और महत्वपूर्ण और विवादास्पद बात यह है कि कुछ गंभीर अपराधों के मामले में जांच एजेंसियों के मांगने पर उन्हें मैसेज के पहले प्रवर्तक की पहचान बतानी पड़ सकती है, फर्स्ट ओरिजिनेटर। अच्छा, लेकिन वो व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का क्या, जहां एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है? हाँ, यही तो बहस का मुद्दा रहा है कि ये तकनीकी रूप से कैसे संभव होगा और प्राइवेसी का क्या होगा। इन नियमों में ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक आचार संहिता और शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई है। यानी प्लेटफॉर्म्स पर अब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, खासकर बड़े वालों पर। अच्छा, क्या इस एक्ट में सरकार को भी कुछ खास शक्तियां दी गई हैं? हाँ, एक्ट सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां देता है। जैसे धारा 69, ये सरकार को अधिकार देती है कि वो कुछ खास कारणों से, क्या कारण? जैसे देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या लोक व्यवस्था, इन कारणों से किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क से भेजी जा रही जानकारी को इंटरसेप्ट कर सकती है। इंटरसेप्ट
मतलब बीच में पकड़ना? हाँ, या मॉनिटर कर सकती है, मतलब निगरानी रख सकती है, या डिक्रिप्ट करने का आदेश दे सकती है अगर वो कूट भाषा में है। और हमने सुना है कि सरकार ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक भी करवा सकती है, कोई वेबसाइट या पोस्ट। मिलती है अगर सरकार को लगता है कि इंटरनेट पर मौजूद कोई जानकारी भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या लोक व्यवस्था के लिए खतरा है, तो वो उस जानकारी तक पब्लिक की पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकती है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ऐसा करने के लिए लिखित में कारण बताना जरूरी है और इसकी एक तय प्रक्रिया है जो ब्लॉकिंग रूल्स 2009 में दी गई है। क्या प्रक्रिया है? उसमें नोटिस देना, संबंधित पक्ष को सुनवाई का मौका देना और सरकार के फैसले की समीक्षा के लिए एक कमेटी का होना शामिल है। मतलब ये शक्तियां एकदम बेलगाम नहीं है, एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। बिल्कुल। इसी तरह धारा 69B सरकार को साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण करने के लिए ट्रैफिक डेटा इकट्ठा करने की शक्ति देती है। ट्रैफिक डेटा मतलब कौन क्या देख रहा है? नहीं, वो नहीं, मतलब जैसे कौन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, किस तरह का ट्रैफिक है, कितना डेटा जा रहा है, पैटर्न समझने के लिए। और धारा 70 के तहत सरकार किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को संरक्षित प्रणाली यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित कर सकती है। इसका क्या मतलब? मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, जैसे कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसे नुकसान पहुंचाना ज्यादा गंभीर अपराध माना जाएगा। साथ ही धारा 80 पुलिस अधिकारियों को कुछ स्थितियों में बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार भी देती है। एक और सवाल, अगर कोई अपराध भारत के बाहर बैठकर करे, मान लीजिए अमेरिका में, लेकिन उसका असर भारत में हो, तो क्या ये कानून उस पर लागू होगा? हाँ बिल्कुल, एक्ट की धारा 75 यही कहती है। अगर अपराध में भारत में मौजूद कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क शामिल है, तो ये कानून दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति पर लागू हो सकता है। इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और अगर किसी को इस एक्ट के तहत हर्जाना या सजा मिलती है, तो क्या वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है अपील करने? नहीं, प्रक्रिया थोड़ी अलग है। स्रोत बताते हैं कि हर्जाने या जुर्माने के मामलों के लिए पहले एक अधिनिर्णय अधिकारी होता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। उसके फैसले के खिलाफ अपील अपीलीय न्यायाधिकरण में होती है, साइबर अपेलेट ट्रिब्यूनल, धारा 57। हालांकि अब इसे शायद दूसरे ट्रिब्यूनल्स के साथ मर्ज कर दिया गया है, पर प्रक्रिया वही है। अच्छा। और फिर उसके फैसले के खिलाफ ही हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, धारा 62। सिविल कोर्ट का इन मामलों में सीधा दखल नहीं होता, ये धारा 61 में लिखा है। एक और अहम बात है धारा 85 में। हाँ। अगर कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो कंपनी के उस समय के जिम्मेदार अधिकारी जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, वो भी दोषी माने जा सकते हैं, जब तक वो ये साबित ना कर दें कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने इसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर आज हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के कई अहम पहलुओं पर बात की। ये साफ है कि ये कानून सिर्फ साइबर अपराधों के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये हमारे डिजिटल जीवन का पूरा ताना बाना बुनने में मदद करता है। ऑनलाइन कॉमर्स से लेकर ई गवर्नेंस और अभिव्यक्ति की आज़ादी तक सब कुछ जुड़ा है इससे। बिल्कुल, ये कानून एक तरफ डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है, उन्हें कानूनी सुरक्षा देता है, तो दूसरी तरफ ऑनलाइन गलत कामों को रोकने और सजा देने का प्रावधान भी करता है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करता है, नागरिकों के अधिकारों, व्यापार की सुगमता, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी विकास के बीच। और जैसा कि स्रोतों से पता चलता है और आपने भी बताया, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 2008 में इसमें बड़े बदलाव हुए, 2021 में नए नियम आए और श्रेया सिंगल जैसे कोर्ट केस ने इसकी व्याख्या को नई दिशा दी। तो ये लगातार बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ, कोशिश तो कर रहा है। और यहीं पर भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जिक्र शायद स्रोतों में सीधे ना हो, पर सोचने पर मजबूर करता है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इन सब तकनीकों के युग में जी रहे हैं। ये तकनीकें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि कानून के लिए उनके साथ चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भविष्य में इन नई तकनीकों को रेगुलेट करने के लिए हमें किस तरह के कानूनी ढांचे की जरूरत होगी? क्या ये एक्ट काफी होगा या इसमें और बदलाव लाने होंगे? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे भी बहुत चर्चा होती रहेगी। उम्मीद है आज की इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को IT एक्ट 2000 की एक साफ तस्वीर मिली होगी और ये समझने में मदद मिली होगी कि डिजिटल दुनिया में उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इन स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।